Hello everyone, welcome you all to the online lecture series of Basic Electrical Engineering. Today we are going to record video number 49 of this subject, and we are doing module 2, that is AC circuits, right? In last few lectures, 3-4 videos आपने देखा होगा हमने series AC circuits के बारे में discussion किया है, जिसमें हमने purely resistive circuit, purely inductive circuit, purely capacitive circuit ये सब हम cover कर चुके हैं. साथ ही साथ हम series combination of RL, RC and RLC ये सारे सर्किट्स हम कवर अप कर चुके हैं. एंड ऑल्सो अगर हम देखें तो हमारा जो स्टेडी स्टेट एनालिसिस है सिंगल फेज एसी सर्किट्स का, उसमें जो प्योर एलिमेंट्स वाले जो केसेस हैं आरएल और सी वाले, वो हमने विद न्यूमेरिकल डिस्कस कर चुके हैं, वो सब कवर अप कर चुके थे. ठीक है, तो आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर नंबर 49 में, वो है न्यूमेरिकल्स ऑफ सीरीज एसी सर्किट्स लाइक आरएल, आरसी एंड आरएलसी सर्किट से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स बनते हैं उनके बारे में हम यहाँ पे आज डिस्कशन स्टार्ट करेंगे. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल्स. पहला आपके पास क्वेश्चन है. सो क्वेश्चन है, a coil having a resistance of 7 ohm and an inductance of 31.8 millihenry is connected to 230 volts 50 hertz supply. We have to calculate, first is the circuit current, second is phase angle, third is power factor and the fourth one is power consumed. ठीक है, तो ये सारी चीजें आपसे पूछी गई हैं. इन किसी भी न्यूमेरिकल में जो एक स्टेटमेंट बेस्ड न्यूमेरिकल्स होते हैं, उनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो ये है कि आपको क्या क्वांटिटीज दी जा रही हैं, और सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि आपको क्या निकालने के लिए कहा जा रहा है. अगर आपको ये दो चीजें समझ में आ गई हैं तो 50% न्यूमेरिकल ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाता है. उसके बाद आपको सिर्फ नेसेसरी स्टेप्स फॉलो करने होते हैं, जो कैलकुलेशंस आपको करनी है वो करनी होती है, एंड फाइनल आंसर्स को कैलकुलेट करना होता है. ठीक है, तो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है. आपको कहा जा रहा है कि कॉइल है आपके पास. ठीक है, कॉइल एक ऐसी कॉइल है जिसमें एक रेजिस्टेंस है और एक इंडक्टेंस है. ठीक है, तो सबसे पहले कॉइल बना लेते हैं. हमारे पास जो कॉइल है, ये एक रेजिस्टेंस है उस कॉइल में और एक इंडक्टेंस है. ठीक है, इसको मिला के पूरी एक कॉइल बनती है. जो क्वेश्चन का स्टेटमेंट कह रहा है वो ये कह रहा है कि हमारे पास एक ऐसा कॉइल है जिसमें एक रेजिस्टेंस है और एक इंडक्टेंस है. रेजिस्टेंस की वैल्यू वो कह रहे हैं 7 ओम है और इंडक्टेंस की वैल्यू वो कह रहे हैं 31.8 मिली हेनरी है. राइट, और इस कॉइल को कनेक्ट किया गया है 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई से. ठीक है, तो इसके सप्लाई लगा देते हैं, और नेचुरली वी आर डूइंग विद एसी सर्किट्स, तो यहाँ पर जो सप्लाई है हमारी वो एसी सप्लाई है. राइट, इसमें आपको दे रखा है जो सप्लाई है ये है 230 वोल्ट्स की, और फ्रीक्वेंसी है सप्लाई की 50 हर्ट्ज. राइट, ये हमारा सर्किट हो गया इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए. अब इस क्वेश्चन में जो आपको सप्लाई दी है, वोल्टेज दी है, मैंने आपको बताया है कि अगर सर्किट में किसी भी न्यूमेरिकल में आपको अगर इस तरह से कोई भी वोल्टेज या करंट लिख के दिया जा रहा है, तो दैट इज ऑलवेज कंसीडर्ड टू बी आरएमएस वैल्यू. ठीक है, वो हमेशा होती है आरएमएस वैल्यू. तो यहाँ पर हम सबसे पहले अगर लिखें व्हाट आर द गिवन क्वांटिटीज, तो गिवन क्वांटिटीज में हमें पता है आरएमएस वैल्यू ऑफ द सप्लाई वोल्टेज दैट इज इक्वल्स टू 230 वोल्ट्स. ऑल्सो वी नो दैट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सप्लाई इज गिवन एज 50 हर्ट्ज. ये दो चीजें हमें पता है. तीसरा, हमारे पास जो कॉइल है उस कॉइल का रेजिस्टेंस दिया गया है दैट इज इक्वल्स टू 7 ओम, एंड वी नो द इंडक्टेंस दैट इज 31.8 मिली हेनरी. ठीक है, इसको हेनरी में कन्वर्ट कर लेते हैं. ये कि 31.8 into 10 to the power minus 3 हेनरी. ये सारी चीजें हमको गिवन है. नाउ फाइंड आउट क्या क्या करना है. ठीक है, फाइंड आपको करना है नंबर 1 इज सर्किट करंट. ठीक है, सर्किट करंट कहाँ है सर्किट में, अगर आप करंट को देखें तो दिस इज द सर्किट करंट आई. तो वी वांट टू फाइंड आउट द करंट आई. Number 2 is we want to find out the phase angle, that is phi. Number 3 we want to find out the power factor, that is cos phi. And number 4 is we have to calculate the power consumed. Power consumed, that means the active power you have to calculate, that is nothing but equals to capital P. So these are the 4 things we have to find out, right? Now step by step follow करेंगे कि हमें क्या क्या निकालना है और कैसे कैसे निकालना है. सबसे पहले अगर कॉन्सेंट्रेट करें हम सर्किट करंट पे. ठीक है, सर्किट करंट आई. ठीक है, सर्किट करंट आई कैसे कैलकुलेट हम कर सकते हैं. कैलकुलेट करने के लिए करंट को हमें ओम्स लॉ लगा के अगर हम देखें तो आई इक्वल्स टू होता है वी बाई जेड इन केस ऑफ एसी सर्किट्स. तो लिख देते हैं यहाँ पर आई इक्वल्स टू वी बाई जेड एम्पियर, वेयर वी इज द सप्लाई वोल्टेज, आरएमएस वैल्यू ऑफ सप्लाई वोल्टेज, जेड इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इम्पीडेंस. ठीक है, यहाँ से हम अगर V और Z की वैल्यू हमें पता है तो हम आसानी से I की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं. नाउ V हमें दे रखा है दैट इज 230 वोल्ट्स. Z कैसे निकालेंगे. नाउ लेट्स सी इम्पीडेंस ऑफ Z. ठीक है, RL सीरीज सर्किट में ये कौन सा केस है, R और L रेजिस्टेंस है, इंडक्टेंस है, बोथ आर कनेक्टेड इन सीरीज, दैट मींस वी हैव अ केस ऑफ सीरीज RL सर्किट
And in case of series RL circuit, we know the impedance value as root of R square plus XL square. ये हमारे पास फॉर्मूला है जो हमने डिराइव किया था और हमारे पास आया था. इस वैल्यू में हमें R पता है, that is 7 ohm. We want to find out the ये XL क्या होता है? इंडक्टिव रिएक्टेंस, राइट? तो इंडक्टिव रिएक्टेंस XL का फॉर्मूला होता है ओमेगा L और 2 पाई FL. हमें सारी वैल्यूज पता है. 2 पाई इंटू F हमें दिया हुआ है 50, L हमें दिया है 31.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3. इसको हम सॉल्व करेंगे. सॉल्व करने के बाद हमें XL की वैल्यू मिल जाएगी 10 ओम. ठीक है, इसका जो यूनिट होगा दैट विल बी इक्वल्स टू 10 ओम, राइट? तो XL हमारे पास आ गया. XL के बाद we can easily find out the value of Z as root of R square plus XL square. R is 7 ohm, so 7 square plus XL square, that is 10 square. So 7 square that is 49 और 10 square that is 100. इसको सॉल्व करेंगे. सॉल्व करने के बाद हमें मिलेगा 12.2 ओम, राइट? ये हमें मिल गया Z का वैल्यू. नाउ वी कैन फाइंड आउट द करंट I as I is equals to V by Z. V हमें दे रखा है 230 डिवाइडेड बाय Z है हमारे पास 12.2. ठीक है, तो 230 by 12.2 that will give you the value of 18.85 एम्पियर. तो ये आपका पहला आंसर आ गया जो सर्किट करंट आपसे पूछा था. ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा. बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत आसानी से हम इसको कर सकते हैं, राइट? अब चलते हैं आगे सेकंड पार्ट पे. सेकंड पार्ट में आपसे पूछा जा रहा है फाई, फेज एंगल. ठीक है, फेज एंगल फाई. फेज एंगल को निकालने के लिए दो तरीके हैं. पहला तरीका ये है कि आप tan फाई के थ्रू निकालें. दूसरा तरीका है आप cos फाई के थ्रू निकालें. दोनों के थ्रू आपको फाई का वैल्यू निकल आएगा. आपको पता हो कि tan फाई का वैल्यू फॉर्मूला जो बनता है वो बनता है रिएक्टेंस अपॉन रेजिस्टेंस. दैट इज ये RL का केस है तो वी विल राइट इट एज XL अपॉन R. एंड cos फाई का फॉर्मूला होता है हमेशा R अपॉन Z. तो दोनों ही केस से हम निकाल सकते हैं बिकॉज वी नो द वैल्यू ऑफ XL, वी नो द वैल्यू ऑफ R एंड वी आल्सो नो द वैल्यू ऑफ Z, राइट? कोई सा भी हम अडॉप्ट कर सकते हैं. लेट्स टेक द फर्स्ट वन, दैट इज tan phi is XL upon R, where XL is 10, R is 7. ठीक है, 10 by 7. Also phi is equals to tan inverse of 10 upon 7. ठीक है, तो tan inverse of 10 by 7 that will give you approximately 55 degree, right? ये आपका आ गया फाई एंगल. अब फेज एंगल और पावर फैक्टर दोनों में हमेशा हमें एक लैगिंग या लीडिंग, ये दोनों चीजें हमेशा लिखनी चाहिए क्योंकि कॉन्सेप्चुअली ये बहुत इंपॉर्टेंट है. यहाँ पर हमारे पास केस RL का है और RL के केस में हमें पता है कि करंट क्या करता है, लैग करता है. कितने एंगल से वो वेरी कर सकता है, 0 से 90 डिग्री के बीच में. ठीक है, तो 55 डिग्री हमें यहाँ पर मिल रहा है, 55 डिग्री, और ये होगा हमारा लैगिंग बिकॉज इट इज ए लैगिंग केस. ठीक है, तो ये हमारा पावर फैक्टर आ गया. थर्ड वन इज वी वांट टू फाइंड आउट द पावर फैक्टर. फेज एंगल कैलकुलेट करने के बाद हमें पावर फैक्टर चाहिए cos फाई. अगेन अगर आप सेकंड वाले पार्ट में पावर फैक्टर के थ्रू चलते, cos फाई के थ्रू चलते, तो आपको वहीं पे cos फाई भी मिल जाता और फाई भी मिल जाता, दोनों चीजें आपकी एक साथ सॉल्व हो जाती. मीनवाइल हमें यहाँ पर cos फाई निकालना है तो अगेन आपके पास दो तरीके हैं. एक तो ये है कि आपके पास फाई का वैल्यू है तो आप cos 55 डिग्री डायरेक्टली पुट कर दें जिससे आपको cos 55 का वैल्यू मिल जाएगा 0.573. इट विल बी लैगिंग. ठीक है, ऑल्सो सेकेंड वन इज R अपॉन Z. R आपके पास है 7 अपॉन Z आपके पास है 12.2. ठीक है, 12.2, राइट? तो ये कितना हो जाता है 7 अपॉन 12.2. दैट विल ऑल्सो गिव यू द वैल्यू ऑफ 0.573. तो इन द बोथ केसेस यू विल गेट द सेम वैल्यू, लैगिंग, राइट? अब आगे बढ़ते हैं फोर्थ पार्ट पे. फोर्थ पार्ट में आपसे पूछा जा रहा है पावर कंज्यूम. तो नंबर 4 इज पावर कंज्यूम्ड, दैट इज P. पावर कंज्यूम्ड P, एक्टिव पावर का फॉर्मूला होता है VI cos phi, यूनिट होती है वॉट्स. ठीक है, वेयर V and I आर द RMS वैल्यूज ऑफ वोल्टेज एंड करंट एंड cos phi इज द पावर फैक्टर. V हमें दे रखा है 230 वोल्ट है. ठीक है, और करंट हमने कैलकुलेट किया था 18.85. तो 230 इंटू 18.85 into 0.573. ठीक है, सारी क्वांटिटीज का मल्टीप्लाई करेंगे. मल्टीप्लाई करने के बाद आपको मिलेगा 2484.24 वॉट्स. ठीक है, तो ये आपका हो गया पावर कंज्यूम्ड, राइट? तो इस तरह से आप आसानी से
चारों चीजें बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं by using the simple formulas, right? Now there is one another way to calculate and solve this numerical. यहाँ पर आपने देखा होगा ये जो solution हमने किया है, this solution has been done directly using the formulas, right? दूसरा तरीका है यहाँ पर कैलकुलेट करने का, सॉल्व करने का by using the complex method, जो कि बहुत आसान सा मेथड होता है. अगर आपको कॉम्प्लेक्स बहुत अच्छे से समझ में आता है तो आई रिकमेंड यू टू गो विद द कॉम्प्लेक्स क्वांटिटीज. कॉम्प्लेक्स में हम सारे ही नंबर्स को कॉम्प्लेक्स में यूज करते हैं. तो हम वापस से एक बार सर्किट बना लेते हैं ताकि हमारे पास सारी क्वांटिटीज यहाँ पर रहें. हमें आर दिया हुआ है 7 ओम, एल दिया है 31.8 मिली हेनरी, वोल्टेज दे रखा है आपको 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज, ठीक है. एंड वी हैव 230 वोल्ट्स, एफ इज 50 हर्ट्ज, आर इज 7 ओम एंड एल इज 31.8 मिली हेनरी, राइट. नाउ आपको सबसे पहले पूछा है सर्किट करंट आई. अगर हम सारी क्वांटिटीज को फेजर में लेकर जाते हैं तो हम यहाँ पर लिखेंगे सर्किट करंट आई बार दैट विल बी इक्वल्स टू वी बार अपॉन जेड बार, राइट. अब वी बार क्या होगा, यहाँ पर आपको दे रखा है वोल्टेज दैट इज 230 वोल्ट, तो यहीं पर हम लिख सकते हैं वी बार इज नथिंग बट इक्वल टू 230 एंगल ऑफ 0 डिग्री वोल्ट्स, बिकॉज देयर इज नो एंगल गिवन. अगर कोई एंगल नहीं दिया है तो वी हैव टू टेक इट एज 0 डिग्री. यहाँ पर हमने ले लिया 0 डिग्री एंगल और 230 वोल्ट आपको आरएमएस दिया है तो 230 वोल्ट एंगल 0 हो गया, वेयर Z bar is nothing but equals to R plus JXL. ठीक है, सीरीज RL सर्किट में हमारे पास होता है Z bar that is R plus JXL. XL की वैल्यू हमने ऊपर कैलकुलेट की थी, that was 10, right? और R हमें दे रखा है 7, तो it will be 7 plus J10. ये आपका रेक्टेंगुलर फॉर्म में इम्पीडेंस आ गया. अगर आप यहीं से रेक्टेंगुलर फॉर्म्स को कन्वर्ट करेंगे और पोलर फॉर्म में लेकर जाएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, लेट्स कैलकुलेट इट. ये आपको मिल जाएगा 12.20 एंगल ऑफ 55 डिग्री 55 डिग्री ओम. अब देखिए यहाँ पर Z को कॉम्प्लेक्स में कैलकुलेट करने का हमारे पास सबसे बड़ा फायदा ये है कि हमने Z तो कैलकुलेट किया ही है, साथ ही साथ हमने एंगल ऑफ 5 भी कैलकुलेट कर लिया. दिस इज नथिंग बट इक्वल टू Z एंगल ऑफ 5, यानी कि आपको मैग्नीट्यूड ऑफ Z भी मिल गया और एंगल ऑफ 5 भी मिल गया, राइट. तो यहाँ से आप दो चीजें एक साथ कैलकुलेट कर पा रहे हैं. नाउ यू कैन राइट इट एज आई बार इज इक्वल्स टू 230 एंगल ऑफ 0 अपॉन 12.20 एंगल ऑफ 55 डिग्री. दैट विल गिव यू द वैल्यू ऑफ 18.85 एंगल ऑफ माइनस 55 डिग्री एम्पियर, राइट. अब यहाँ पर देखिए हमारे जो फाई एंगल है वो करंट में जाके नेगेटिव हो गया, क्योंकि जो हमारा डिवीजन रूल है पोलर फॉर्म में वो है कि ऊपर वाले एंगल में से नीचे वाले एंगल को हमें माइनस करना होता है. तो ये हमारा करंट आ गया. नेचुरली यहाँ पर जितने भी आंसर्स हैं हमारे पास, अगर आप कॉम्प्लेक्स में कर रहे हैं तो जो भी हमारा मैग्नीट्यूड का वैल्यू आ रहा है वो हमारा हमेशा आंसर होता है. अगर आप इस तरह से भी लिखेंगे आई बार इज 18.85 एंगल ऑफ माइनस 55 डिग्री, वो भी आपका ठीक होगा, कोई उसमें भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है. दूसरी चीज आपसे पूछा था फेज एंगल, तो फेज एंगल आपका यहाँ पर ऑलरेडी निकल चुका है, फाई दैट इज इक्वल्स टू 55 डिग्री, ठीक है. यहाँ से हमें पता चला कि हमारा फेज एंगल कितना है. ये जो Z है, ये Z आपको बताता है कि व्हाट इज द फेज एंगल यू हैव. इफ इट इज पॉजिटिव दैट इट इज अंडरस्टूड दैट कि हमारे पास लैगिंग केस है, एंड इफ इट इज नेगेटिव देन हमारे पास लीडिंग केस है. सो यहाँ पर फाई का वैल्यू पॉजिटिव आया तो वी विल राइट हियर एज लैगिंग, ठीक है. उसके बाद हमें पावर फैक्टर चाहिए तो हम आसानी से पावर फैक्टर भी निकाल सकते हैं. पावर फैक्टर cos फाई वो हमारा वापस से वही आ जाएगा, ठीक है. चौथा केस था आपको पावर निकालना था P, उसका हमने ऊपर जो सॉल्व किया था वो VI cos फाई के थ्रू सॉल्व किया था. यहाँ पर हम अगर कॉम्प्लेक्स के थ्रू सॉल्व करना चाहते हैं तो हमारे पास एक एडवांटेज है कि पावर का फॉर्मूला होता है कॉम्प्लेक्स पावर का. कॉम्प्लेक्स पावर S बार इज इक्वल्स टू होता है V बार इंटू I बार का कॉन्जुगेट, ठीक है. अगर आप इसके थ्रू सॉल्व करते हैं तो आपको एक साथ सारी पावर का वैल्यूज मिल जाता है. वी हैव V बार एस 230 एंगल ऑफ 0 मल्टीप्लाइड विद 18.85 एंगल ऑफ I बार का कॉन्जुगेट. अब I बार के कॉन्जुगेट में हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास पोलर फॉर्म में है तो जो एंगल का साइन है वो रिवर्स हो जाएगा, और अगर ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में है तो हमें क्या करना होगा, हमें सिंपली उसके साइन को ही रिवर्स करना है, ठीक है. तो इट विल बिकम 18.85 प्लस ऑफ 55 डिग्री. इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद आपको आएगा ये, लेट्स सॉल्व इट, 230 एंगल ऑफ 0. एंगल ऑफ 0 को हमें बार बार लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि इट इज
इट डज नॉट मीन एनीथिंग, अगर आप उसको नेग्लेक्ट करके भी सिंपली चल लिखते हैं तो कोई इश्यू नहीं है। 18.85 angle of 55, so you are getting a value of 2486.74 plus j 3551.43, ठीक है, ये आपका टोटल पावर आया है। एंड इफ यू रिमेंबर दैट एस बार इज बी बार इनटू आई बार का कॉन्जुगेट आल्सो इक्वल्स टू पी प्लस जे क्यू होता है, तो दिस इज योर पी एंड दिस इज योर क्यू, तो एक साथ आपको पावर मिल गई है। उसके बाद अगर आप इसको कन्वर्ट कर देते हैं यही पोलर फॉर्म में, तो यू गेट द वैल्यू एज इक्वल्स टू 4335.5 एंगल ऑफ 55 डिग्री। रिमेंबर ये जो एंगल है आपका, जो फेज एंगल है वो कभी चेंज नहीं होता। आप अगर कॉम्प्लेक्स पावर निकालते हैं तो यू विल गेट द सेम फेज एंगल, आप अगर करंट निकालते हैं तो यू विल अगेन गेट द सेम फेज एंगल, वैल्यू सेम रहेगी, साइन चेंज हो सकता है बिकॉज ऑफ द डिवीजन रूल, ठीक है। ये आपको मिल गया अपरेंट पावर। तो अगर इस क्वेश्चन में आपको एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, अपरेंट पावर ये सारी चीजें निकालनी होती तो आपको सिंपली एक ही फॉर्मूले से सारी वैल्यूज यहाँ पर मिल गई होती। ऐसा बहुत सारे क्वेश्चंस में होता है जहां आपको सारी पावर्स पूछी जाती हैं, तो आप आसानी से कॉम्प्लेक्स पावर के फॉर्मूले को यूज करके सारी पावर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। यहाँ पर आपके पास एक्टिव पावर आ गया है। एक्टिव पावर यानी कि पावर कंज्यूम्ड P इज 2486.74 वॉट। यहाँ पर कुछ आंसर में एक स्लाइड वेरिएशन आपको मिल सकता है, यहाँ मिला था 2484.24, यहाँ मिला है 2486.74, राइट। तो इट इज ऑलवेज ए गुड प्रैक्टिस कि जब भी आप कोई भी सॉल्यूशन कर रहे हैं और कैलकुलेटर का यूज कर रहे हैं तो हमेशा पॉइंट के 3 डिजिट्स तक आप कंसीडर करें, तो आपके जो आंसर्स हैं वो नियर अबाउट अप्रोक्सीमेटली सेम होंगे, कोई इशू उसमें नहीं आएगा। यू आर गेटिंग रिएक्टिव पावर Q, आप देखिए Q यहाँ पर जो मिला है रिएक्टिव पावर वो पॉजिटिव है। हमने पढ़ा था कि रिएक्टिव पावर हमेशा RL के केस में पॉजिटिव होना चाहिए। तो दिस इज 3551.43 वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। ऑल्सो वी गॉट अपरेंट पावर S is 4335.5 वोल्ट एम्पियर। तो ये आपको सारी की सारी पावर यहाँ से एक साथ मिल गई है, राइट। So this is all about this question. Let's proceed for the next question. So this is your second question. क्या कह रहा है? An inductor coil is connected to a supply of 250 volt at 50 hertz. Right? तो सबसे पहले स्टेटमेंट में ही हमें बता दिया गया है कि जो हमारे पास सर्किट है वो इंडक्टिव सर्किट है, बिकॉज इंडक्टर कॉइल हमारे पास है एंड टेक्स ए करंट ऑफ 5 एम्पियर। तो वो कॉइल क्या कर रही है, 5 एम्पियर का करंट दे रही है जब वो 250 वोल्ट 50 हर्ट्ज की सप्लाई पे कनेक्ट होती है। The coil dissipates 750 watt, right? Watt यहाँ पर यूनिट है, ध्यान दीजिएगा कि watt किसका यूनिट होता है, एक्टिव पावर का यूनिट होता है। That means हमें कहा गया है कि जो कॉइल है वो कितना पावर कंज्यूम कर रही है, 750 watt. Now we have to find out, number 1 is power factor, number 2 is resistance of coil and number 3 is inductance of coil, right? सबसे पहले एक सर्किट बना लेते हैं। उस सर्किट में हमारे पास एक कॉइल है जिसमें रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस दोनों है, राइट, और जो दोनों अननोन है। तो इंडक्टर और रेजिस्टेंस दोनों ही हमारे पास अननोन है, और ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज सर्किट है ये किससे कनेक्ट किया गया है, एक सप्लाई से जो है 250 वोल्ट 50 हर्ट्ज। तो साथ ही साथ कहा गया है कि ये जो कॉइल है ये कितना करंट लेती है, 5 एम्पियर का करंट लेती है। ये आपके पास टोटल कॉइल का कॉम्बिनेशन हो गया। यहाँ जो पावर का डिसिपेशन हो रहा है वो है 750 ऑफ वॉट। ये आपके पास सर्किट है। नाउ लेट्स राइट द गिवन क्वांटिटीज। जो भी हमें दे रखा है, हमें दे रखा है आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज दैट इज 250 वोल्ट्स, फ्रीक्वेंसी एज 50 हर्ट्ज, आरएमएस वैल्यू ऑफ सर्किट करंट दैट इज 5 एम्पियर, आर और एल अननोन है, एंड आल्सो वी हैव गिवन एज पावर दैट इज 750 वाट। ये सारी क्वांटिटीज आपको दी गई हैं, ठीक है, क्लियर है इतना यहाँ पे? ओके, आगे चलते हैं। तो चूंकि हमारे पास आरएल सीरीज सर्किट है, तो आरएल सीरीज सर्किट का नेचर है कि उसमें इंडक्टर हमेशा करंट को लैग करा देता है, करंट हमेशा पीछे चलता है वोल्टेज से, राइट। यहाँ पर चूंकि आपको आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज और आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट दोनों ही दिए गए हैं, और अगर आप कॉम्प्लेक्स से जाना चाहते हैं तो कॉम्प्लेक्स में आप यहाँ पर एक गलती जरूर करेंगे, वो ये है कि आप यहाँ पर वोल्टेज को लिख देंगे V बार इज इक्वल्स टू 250 एंगल ऑफ 0 डिग्री, और आप करंट को भी ऐसा ही लिख देंगे
5 एंगल ऑफ 0 डिग्री, राइट। क्योंकि आपको लगेगा कि यहाँ पर हमें दोनों आरएमएस वैल्यूज दे रखी हैं और यहाँ पर एंगल कुछ नहीं है, कोई बात नहीं हो रही है, तो हम दोनों को 0 लिख देंगे। बट अगर आप ऐसा लिख देंगे तो आप ध्यान दीजिए क्या गलती करेंगे, आप वो वी बार और आई बार दोनों का ही सेम एंगल लिखेंगे, और दोनों के सेम एंगल का होने का मतलब है कि आपके पास एक ऐसा सर्किट है जो प्योरली रेजिस्टिव है, जो कि यहाँ पर नहीं है, राइट। इस चीज का आपको स्पेशली ध्यान रखना है कि यहाँ पर अगर वोल्टेज को 250 एंगल ऑफ 0 लिख रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन करंट को आपको लिखना होगा 5 एंगल ऑफ -5। हमें नहीं पता कि कितना एंगल हमारे पास है, ठीक है। वी बार आई बार हमारे पास ये होगा, एंड सिंस वी नो कि जेड बार हमारे पास होता है वी बार अपॉन आई बार, तो यहाँ भी हम सीधे जेड बार की वैल्यू नहीं कैलकुलेट कर सकते, हम सिर्फ इतना लिख सकते हैं कि 250 एंगल ऑफ 0 अपॉन 5 angle of -5, that will give you 50 angle of +5 ohm, ठीक है। अगर आप इम्पीडेंस को कैलकुलेट करना चाहें डायरेक्टली तो आप सिर्फ इतना लिख सकते हैं, एंड सिंस वी नो Z बार होता है R प्लस JXL, तो हमें R प्लस JXL की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें सबसे पहले फाई एंगल की जरूरत पड़ेगी। विदाउट कैलकुलेटिंग दिस फाई एंगल वी कैन नॉट प्रोसीड अहेड, ठीक है। सो यहाँ पर फाई एंगल की बहुत इंपॉर्टेंस है, डायरेक्टली हम इसके बिना रिजल्ट तक नहीं पहुंच सकते। वो कैसे होगा, देखिए हमें दे रखा है एक्टिव पावर, एक्टिव पावर हमें पता है P जो है 750 वॉट। एक्टिव पावर का फॉर्मूला होता है VI cos फाई और I स्क्वायर R और V स्क्वायर अपॉन R, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, हम इसमें से कोई भी एक फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, बिकॉज वी नो द वैल्यू ऑफ V, वी नो द वैल्यू ऑफ I, वी नो द पावर। सो अगर इन दोनों में से कोई भी एक फॉर्मूला यूज करेंगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ R डायरेक्टली, आपको R मिल जाएगा। लेकिन R को सॉल्व करने से भी हमारा यहाँ पर कुछ खास बेनिफिट नहीं होगा, हमें थोड़ी और लेंथी कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी, तो इट्स बेटर टू यूज दिस फॉर्मूला VI cos फाई। हम VI cos फाई को यूज कर लेते हैं क्योंकि V और I हमें दोनों पता है, तो यू विल हैव 750 is equals to V RMS value of V, that is 250, I is 5 into cos फाई। यहाँ से आपको क्या मिलेगा, सीधे cos फाई मिल जाएगा। कितना आएगा cos फाई, cos फाई आपको आ जाएगा 0.6 ओम, 0.6, यहाँ से हमें मिला 0.6 पावर फैक्टर, एंड फाई हमारा आ जाएगा 53.13। फ्रॉम हियर यू विल हैव फाई दैट इज cos इनवर्स ऑफ 0.6, आफ्टर सॉल्विंग यू विल हैव 53.13 डिग्री। अब चूंकि इंडक्टिव केस है तो हम क्या लिखेंगे, लैगिंग, ठीक है। ये हमने लिख लिया, राइट। फाई हमारा आ गया। अब डायरेक्टली अगर आप कॉम्प्लेक्स क्वांटिटीज में ऊपर पहुंच जाते हैं, यू हैव वी हैव Z bar is equals to 50 angle of phi, that is 50 angle of 53.13। इसको क्या करो आप, इसको सॉल्व कर लो रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्जन के लिए। रेक्टेंगुलर फॉर्म में जब आप इसका कन्वर्जन करेंगे तो यू विल गेट 30 प्लस 40J, ठीक है। इसी का अगर आप रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्जन करेंगे तो यू विल हैव 30 प्लस 40J, एंड चूंकि Z इज इक्वल्स टू होता है R प्लस JXL, तो यहीं से हमें मिल गया वैल्यू R इज इक्वल्स टू 30 ओम एंड XL इज इक्वल्स टू 40 ओम, राइट। अब XL हमारे पास आ गया, XL इक्वल्स टू क्या होता है 2 पाई FL, सो L इज इक्वल्स टू XL अपॉन 2 पाई F। XL है हमारे पास 40 अपॉन 2 पाई इंटू 50, कितना आ जाएगा ये 40 अपॉन 2 पाई F, 2 pi into 50, that will give you 0.127 of हेनरी। ये आपके पास आ गया इंडक्टर। तो देखिए हमने R भी निकाल लिया, ये हमारा R हो गया, ये हमारा L हो गया, RL हमारे पास आ गया। और क्या पूछा था हमसे, पावर फैक्टर, पावर फैक्टर भी हम निकाल चुके हैं, दैट इज 0.6, ये यहाँ पर 0.6 भी आ गया है। दैट्स ऑल, हमने से तीन ही चीजें यहाँ पे पूछी गई थी, राइट। नाउ अगर आप आई स्क्वायर आर या वी स्क्वायर बाय आर से सॉल्व करना चाहते हैं तो यू विल गेट आर फ्रॉम देयर, वहां से आपको मिल जाएगा आर का वैल्यू, ठीक है। आर का वैल्यू अगेन आपके पास आ जाएगा, राइट। उसके बाद आर कैलकुलेट करने के बाद आप क्या करेंगे, हमें वहां पर जेड निकालना होगा सबसे पहले, ठीक है। तो z हम यहाँ पर निकाल चुके हैं, वो हमारे पास 50 है, और cos फाई इक्वल्स टू होता है r बाई z, तो वहां से आप cos फाई निकाल सकते हैं।
तो यहाँ पर किसी भी न्यूमेरिकल को करने के लिए मल्टीपल अप्रोच हो सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप किसी एक ही फॉर्मूले से इसको सॉल्व कर रहे हैं या एक ही पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर रहे हैं। आपको अपने खुद के माइंड से पूछना है कि आप किस फॉर्मूले के थ्रू जाना चाहते हैं। बस आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एक चीज ध्यान रखनी है, वो ये है कि जो भी फॉर्मूला आप अप्लाई करें वो वैलिड फॉर्मूला हो, वो उस पर्टिकुलर केस में अप्लाई हो रहा हो, और जो भी चीजें आप यूज कर रहे हैं कॉन्सेप्चुअली वो ठीक हो, वहां पर कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बताया कि अगर आप कॉम्प्लेक्स में जा रहे हैं और कॉम्प्लेक्स के थ्रू यहाँ पर एंगल लिखेंगे तो यू विल क्रिएट ए मिस्टेक, बट अगर आप विदाउट कॉम्प्लेक्स कर रहे हैं तो विदाउट कॉम्प्लेक्स में कोई इशू ही नहीं है। विदाउट कॉम्प्लेक्स में इस क्वेश्चन में आप सिंपल लिखेंगे z इज इक्वल्स टू v by i, that will give you the value of 250 upon 5, that will be 50 ohm। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा आपको 50 ओम, 50 ओम। ठीक है, आप डायरेक्टली यहाँ से z निकाल लेंगे, उसके बाद आप cos फाई निकाल लेंगे सीधे सीधे p अपॉन vi से, उससे आपको cos फाई मिल जाएगा 0.6 लैगिंग। और आपके पास जब z आ गया है और cos फाई आ गया है तो यू कैन डायरेक्टली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ r एज z cos फाई। ठीक है, वहां से आपको r का वैल्यू मिल जाएगा 30 ओम। और जब आप एक्सेल निकालने जाएंगे तो एक्सेल निकालने के लिए आपके पास z का फॉर्मूला है, उसको यूज करते हैं आप एक्सेल विल बी इक्वल्स टू z स्क्वायर माइनस r स्क्वायर से एक्सेल आप कैलकुलेट कर लेंगे एंड देन फाइनली l निकाल लेंगे। तो ये देखिए आपके पास एक ये अप्रोच है और एक ऊपर वाला अप्रोच है। आप किसी भी अप्रोच से जाइए, जो आपको अच्छा लगता है, जिस तरह से भी आप कर सकते हैं उससे आप सॉल्व करिए। मेन चीज है कि आपका क्वेश्चन ठीक होना चाहिए, उसमें गलती नहीं होनी चाहिए, राइट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। आपको दिया है प्योर इंडक्टेंस ऑफ 318 मिली हेनरी इज कनेक्टेड इन सीरीज विद प्योर रेजिस्टेंस ऑफ 75 ओम, यानी कि R और L दोनों सीरीज में लगे हैं, तो RL का केस है। The circuit is supplied from a 50 Hz source and the voltage across 75 ohm resistor is found to be 150 ohm. Calculate the supply voltage। आपको इस बार सप्लाई वोल्टेज कैलकुलेट करने के लिए कहा है। सबसे पहले एक सर्किट ही बनाएंगे, क्योंकि सर्किट बनाने से हमें थोड़ी क्लैरिटी आ जाती है, थोड़ी चीजें समझ में आने लगती है। हमारे पास R है, L है, सप्लाई वोल्टेज है, राइट, ये हमारे पास केस है। यहाँ पर R का वैल्यू दे रखा है 75 ओम, एक्सेल अननोन है, L अननोन है, राइट, वोल्टेज भी अननोन है, 50 हर्ट्ज हमें उसकी फ्रीक्वेंसी पता है, और साथ ही साथ कह रहा है कि रेजिस्टेंस जो है 75 ओम, उसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो है 150 वोल्ट्स। तो ये वोल्टेज हमें पता है 150 वोल्ट्स। तो इतना आपको दिया गया है, ये सब चीजें हमें पता है, राइट। ओके, एल भी पता है हमें, दैट इज 318 मिली हेनरी, इज 318 मिली हेनरी। ठीक है, तो गिवन क्वांटिटीज लिख लेते हैं। गिवन में हमारे पास है फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज, रेजिस्टेंस हमें दिया है 75 ओम, इंडक्टर हमें दिया है 318 मिली हेनरी, दैट इज 318 into 10 to the power minus 3 हेनरी। Also we know the voltage across resistance is 150 volts। ये इतना चीजें आपको दिया है और कैलकुलेट करना है आपको सप्लाई वोल्टेज V। ठीक है, ये आपको कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे, स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। सबसे पहले ये देखते हैं कि जो आपको रेजिस्टेंस दिया है 75 ओम और जो आपको रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज दिया है 150 वोल्ट, इन दोनों का यूज करके आप एक करंट कैलकुलेट कर सकते हैं। और वो करंट आपका एक ऐसा करंट होगा जो रेजिस्टेंस के थ्रू जाएगा, यानी कि लेट्स कॉल इट I1। ठीक है, अब अगर एक ऐसा करंट जो रेजिस्टेंस के थ्रू जाएगा, वही सेम करंट इंडक्टर के थ्रू भी जाएगा और वही सेम करंट वोल्टेज के थ्रू भी जाएगा, यानी कि वो करंट कौन सा करंट होगा, सर्किट करंट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम सर्किट करंट को कैलकुलेट करेंगे। सर्किट करंट I इज इक्वल्स टू VR अपॉन R। ठीक है, यहाँ से हम VR अपॉन R करेंगे, दैट इज 150 अपॉन 75 विल गिव यू द वैल्यू ऑफ 2 ओम। ठीक है, सॉरी 2 एम्पियर, इट इज 2 एम्पियर। ये आपको आ गया करंट का वैल्यू। ठीक है, करंट के बाद हम L हमें दे रखा है, L की हेल्प से हम XL निकाल लेते हैं। इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस XL इज इक्वल्स टू 2 पाई FL, क्योंकि हमें फ्रीक्वेंसी भी पता है यहाँ पे, तो 2 पाई इंटू 50 इंटू 318 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, we will get XL as 100 ओम। ठीक है, सो ओम आपका ये आ जाएगा, राइट। अब देखिए आपके पास RB है,
आपके पास एक्सेल भी है और आर और एक्सेल का यूज करके आप इम्पीडेंस निकाल सकते हैं टोटल सर्किट का। इम्पीडेंस Z will be equals to root of R square plus XL square, that is root of R है हमारे पास 75 ओम, तो 75 स्क्वायर प्लस 100 स्क्वायर, इट विल गिव यू द वैल्यू ऑफ Z। Z यहाँ पर आ गया आपके पास 75 स्क्वायर प्लस 100 स्क्वायर का स्क्वायर रूट, इट विल गिव यू द वैल्यू ऑफ 125 ओम। ठीक है, 125 ओम आपको ये मिल गया है। नाउ आप देखिए आपके पास सर्किट का टोटल इम्पीडेंस भी है, आपके पास सर्किट का टोटल करंट भी है, और एक रिलेशन होता है सर्किट के करंट में और सर्किट के इम्पीडेंस में और सप्लाई वोल्टेज में जो ओम्स लॉ को प्रेडिक्ट करता है। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंगली हम लिख सकते हैं वी हैव I is equals to V by Z और V is equals to I into Z। तो I हमारे पास 2 है, Z हमारे पास 125 है, तो हमें सप्लाई वोल्टेज मिल गई 250 वोल्ट। ठीक है, अब देखिए आपके पास सप्लाई वोल्टेज 250 वोल्ट आ गई है। इसके अलावा आपसे क्या पूछा गया है, यस ओनली सप्लाई वोल्टेज ही पूछा था, तो सप्लाई वोल्टेज का आंसर आपके पास आ गया। नाउ फर्दर इफ यू वांट टू कैलकुलेट द फेज एंगल आल्सो, जस्ट फॉर द नॉलेज, इफ यू वांट टू कैलकुलेट फेज एंगल फाई, फाई का रिलेशन क्या होता है, फाई हमें पता है tan फाई के थ्रू हम निकालते हैं। तो tan फाई के थ्रू निकालने के लिए हम लिखेंगे tan फाई इज इक्वल्स टू रिएक्टेंस अपॉन द रेजिस्टेंस। सर्किट का रिएक्टेंस है एक्सएल, रेजिस्टेंस है आर। एक्सएल हमने निकाला था 100, रेजिस्टेंस हमें दिया था 75, तो 100 अपॉन 75 का हम क्या करेंगे, tan इनवर्स निकालेंगे, इट विल गिव यू द वैल्यू ऑफ 1.33। फ्रॉम हियर फाई इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 1.33, तो फाई का वैल्यू आपको आ जाएगा 53.06 lagging again by because we have RL series circuit and it has to be a lagging. Alternatively you can also calculate the value by using phasor diagram। ठीक है, फेजर डायग्राम में आपको पता है आरएल सीरीज सर्किट के केस का जो फेजर डायग्राम होता है वो कुछ इस तरह से हम बनाते हैं। हमारे पास रेफरेंस एक्सिस पर होता है वीआर, वर्टिकल एक्सिस पर होता है वीएल, और जब आप इन दोनों को ज्वाइन करते हो तो आपको मिल जाता है V एंड एंगल ऑफ लैग मस्ट इक्वल्स टू 5। यहाँ से आपको मिलता है V इज इक्वल्स टू रूट ऑफ VR स्क्वायर प्लस VL स्क्वायर, राइट। तो आप इस क्वेश्चन के लिए आप देखेंगे आपको सप्लाई वोल्टेज पूछा गया था, तो सप्लाई वोल्टेज कैलकुलेट करने के लिए यू मस्ट हैव VR एंड VL, वेयर यू ऑलरेडी हैव VR, और VL निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम सिंपली I इंटू एक्सएल कर सकते हैं, जो कि आपको मिल जाएगा। एक्सएल हमारा है 100 एंड I हमारा 2 एम्पियर, तो 100 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 200 वोल्ट्स। ठीक है, तो यहाँ से आप सिंपली करेंगे 75 VR हमें कितना दे रखा है 150, ओके, सो इट इज 150 स्क्वायर प्लस 200 स्क्वायर। ठीक है, जिससे आपको मिल जाएगा 250 वोल्ट्स अगेन, राइट। ये भी एक आपके पास तरीका है करने का यहाँ पर। उसके बाद आप फेज एंगल वगैरह आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास एक cos फाई का अल्टरनेटिव होता है और एक tan फाई का, जिसकी हेल्प से आप ये सारी चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तीसरा तरीका आपके पास था कॉम्प्लेक्स मेथड। कॉम्प्लेक्स मेथड में आप लिखते हैं V बार इज इक्वल्स टू VR बार प्लस J VL बार। ठीक है, इस फेजर डायग्राम से आप देखते हैं कि यहाँ पर आप रेफरेंस एक्सिस पे आपके पास VR है और वर्टिकल एक्सिस पे आपके पास VL है, जिसमें आपको J से मल्टीप्लाई करना होगा, तो यू विल राइट इज VR बार प्लस VL बार, वेयर V इज इक्वल्स टू अगेन यू विल हैव VR स्क्वायर प्लस VL स्क्वायर, आल्सो you will have phi is equals to tan inverse of imaginary axis value upon horizontal axis, right। तो इस तरह से भी आप ये सब चीजें सॉल्व कर सकते हैं। ये सारी चीजें आपको डिफरेंट मेथड से सॉल्व करने को मिलती हैं, लेकिन इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन यू नो कि क्या क्या दिया गया है और क्या क्या चीजें हमें कैलकुलेट करनी है और हमें किस फॉर्मूले के थ्रू प्रोसीड करना चाहिए। बिकॉज अगर हम गलत फॉर्मूला पिक कर लेते हैं या नेसेसरी की कैलकुलेशन ज्यादा करते हैं तो इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम और देयर आर ऑलवेज चांसेस कि आप क्वेश्चन को गलत कर देंगे, वो सॉल्व नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यह है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या दिया गया है, कॉइल है
जब उसको हम 100 वोल्ट डीसी से कनेक्ट करते हैं तो 500 वॉट डिसिपेट होता है पावर, और जब आप उसको 100 वोल्ट एसी से कनेक्ट करते हैं 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी की, तो वो 200 वॉट डिसिपेट करती है। कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल। क्वेश्चन का जो बेसिक फंडामेंटल है वो ये है कि आपको एक कॉइल दे रखा है। लेट्स ड्रॉ द कॉइल फर्स्ट। ठीक है, ये आपके पास एक कॉइल है जिसमें रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस दोनों हैं। कहा है कि जब आप उसको डीसी से कनेक्ट करते हैं, ये डीसी लग गया, ठीक है, डीसी लगाने का हमारे पास वैल्यू है 100 वोल्ट, ये आर है, ये एल है। और दूसरे केस में हमें कह रहा है 100 वोल्ट एसी है 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का, उसको भी हमने सेम कॉइल के क्रॉस लगाया है। दोनों केस में हमें क्या दिया है, यहाँ पर हमें दिया है पावर ऑफ डीसी इज इक्वल्स टू 500 वॉट, ठीक है, और सेकेंड केस में हमें दिया है पावर ऑफ एसी, PAC इज 200 ऑफ वॉट, राइट। ये चीजें आपको दे रखी है। अब एक चीज ध्यान से देखिए, हमारे पास जो डीसी केस है, डीसी केस में फ्रीक्वेंसी होती है 0, राइट। अगर डीसी में फ्रीक्वेंसी 0 होती है तो जो एक्सएल वैल्यू है जो होता है 2 पाई FL, वो भी कितना होगा 0। इसका मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट केस में अगर हम इम्पीडेंस की बात करें तो इम्पीडेंस विल बी इक्वल्स टू योर रेजिस्टेंस R, यानी कि द सर्किट इज बिहेविंग लाइक ए प्योर रेजिस्टिव सर्किट, और प्योर रेजिस्टिव सर्किट में जो भी वैल्यू ऑफ पावर है कंज्यूम हो रही है वो है 500 वॉट, राइट। तो दैट मींस PDC that is equals to 500 watt is nothing but equals to I square R और V square upon R और V into I। cos phi नहीं होगा क्योंकि फ्रीक्वेंसी नहीं है, फ्रीक्वेंसी नहीं है तो प्योर रेजिस्टिव सर्किट की तरह आपका बिहेव कर रहा है, कोई भी इंडक्टिव एलिमेंट यहाँ पर काम नहीं करेगा। उस केस में cos phi आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आप R निकाल सकते हैं, दूसरी चीज आप क्या निकाल सकते हैं, I निकाल सकते हैं। ये दो चीजें आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमें बेसिकली R की जरूरत है, बिकॉज R जो भी वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस डीसी सर्किट के केस में लगा है, डीसी बैटरी के केस में लगा है, सेम वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस हमारा एसी के केस में लगा है। यहाँ से हमें R निकालने में बेनिफिट ज्यादा है। तो हमारे पास रिलेशन है 500 इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R, दैट इज 100 स्क्वायर अपॉन R। फ्रॉम हियर वी हैव R इज इक्वल टू 100 स्क्वायर अपॉन 500, ठीक है। तो 100 स्क्वायर अपॉन 500 को सॉल्व करेंगे, यू विल हैव 20 ओम। तो आपको सीधे सीधे क्या मिल गया, रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ से निकल कर आ गई है। अब कॉन्सेंट्रेट करते हैं सेकंड वाले केस में। सेकंड वाले केस में आपको दिया है PAC इज इक्वल्स टू 200 वॉट, और AC के केस में पावर होता है VI cos phi, ठीक है, हमें पता है VI cos phi होता है। उसके बाद I को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर I को हम लिख सकते हैं V by Z, ठीक है। cos phi को क्या लिख सकते हैं, cos phi को लिख सकते हैं R by Z, ठीक है। दैट मीन्स यू हैव V स्क्वायर R अपॉन Z स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू पावर ऑफ AC। हमें वोल्टेज भी पता है और हमें रेजिस्टेंस भी पता है, यहाँ से Z निकाल सकते हैं। Z स्क्वायर इज इक्वल्स टू V स्क्वायर R अपॉन पावर ऑफ EC, V स्क्वायर है दैट इज 100 स्क्वायर, रेजिस्टेंस है आपके पास 20 डिवाइडेड बाय पावर ऑफ AC आपके पास है 200 वॉट, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद फाइनली Z का वैल्यू निकालेंगे तो यू विल हैव Z एज 31.62 ओम। तो आपके पास टोटल Z आ गया, एंड एज यू नो कि टोटल Z होता है इक्वल्स टू रूट ऑफ R square plus XL square in case of RL series circuit. So from here you will have XL is equals to Z square minus R square. Z square minus R square करने के बाद आपको जो वैल्यू मिलेगी that will be 24.5 ohm, and further you will have inductor L as XL upon 2 pi F, that is 25.4 upon 2 pi into 50, that will give you the value of 0.078 of N। ये आपके पास आंसर आ गया, राइट। तो देखिए थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन था, उसमें थोड़ा सा सोचने की चीजें थी कि हमें क्या क्या चीजें दी जा रही हैं और क्या क्या चीजें निकालनी है, किस तरह से हम निकाल सकते हैं। फॉर्मूलेज अभी भी वही सेम हमने यूज किए हैं, बेसिक फॉर्मूलेज है हमारे एसी सर्किट के, आरएल सीरीज सर्किट के। पहले केस में हमें डीसी का केस था, तो डीसी के केस में हमने फ्रीक्वेंसी को 0 एज्यूम करते हुए ये देखा कि हमें वहां से क्या क्या चीजें निकलकर मिल सकती हैं, और उसके बाद हमने उसको एसी में यूज किया, और एसी में निकालने के बाद हमने देखा कि हमें यहाँ पर क्या मिलेगा।
ठीक है, तो ये सारी चीजें आपके पास यहाँ पर आती हैं। एसी और डीसी का केस जो था, दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। ऑलराइट, ओके, आगे चलते हैं। ओके, सो हमने इस पर्टिकुलर लेक्चर में 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं। चारों ही क्वेश्चंस आपके आरएल सीरीज सर्किट से रिलेटेड थे, जिसमें हर क्वेश्चन एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट के साथ था, थोड़ा सा डिफरेंट था, जिसको हमने सॉल्व करके समझने की कोशिश की। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो भी करेंगे इन सब न्यूमेरिकल्स के ऊपर, क्योंकि अभी हमें काफी क्वेश्चंस करते हैं, काफी सारे टाइप के क्वेश्चंस हमारे सामने आएंगे अभी करने के लिए, राइट। सो we'll create the next video for that purpose, right। तो आगे हम जो भी वीडियोस बनाएंगे उसमें क्वेश्चंस का जो एक्सप्लेनेशन है वो आगे कंटिन्यू रखेंगे। टिल देन आप इन चारों क्वेश्चंस को अच्छे से समझ के करने की कोशिश करिए और इनके बेसिक्स को समझिए कि क्या क्या चीजें यहाँ पर आपके सामने आ रही हैं और कैसे कैसे आप उनको अटेम्प्ट कर सकते हैं, या कोई भी और ऑल्टरनेटिव मेथड आपके दिमाग में आ रही है कि ऐसे भी हम कर सकते हैं, तो जरूर करके देखिएगा, क्योंकि मेन पर्पस है कि आपका अपना लर्निंग होना चाहिए और आपकी अपनी लर्निंग के साथ साथ आपके दिमाग में आइडियाज आने चाहिए कि हाउ ऑल्टरनेटिवली वी कैन सॉल्व द सेम क्वेश्चन जो हमने आपको यहाँ पर करके दिखाया है। क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं वो आपको यहाँ पर मिल ही जा रहे हैं, सारे आंसर्स आपके सामने हैं। तो जो भी आप ऑल्टरनेटिव लगाएंगे, ये ध्यान रहे कि वो बहुत लंबा ना हो, बहुत कॉम्प्लेक्स ना हो, उसमें अननेसेसरी की लेंथी कैलकुलेशंस ना हो, क्योंकि दैट इज नॉट एट ऑल एडवाइजेबल। क्वेश्चन हमेशा कम से कम स्टेप में सॉल्व होना चाहिए और एक क्लियरली आपको समझ में आना चाहिए, राइट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।